वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 48। दूसरी तरफ राजावत पैलेस। भौमी, एकाक्ष और बाकी सभी पैलेस लौट आए थे। सिद्ध ने पहले ही सबको उन पर हुए हमले के बारे में बता दिया था। सुभद्रा जी के घर पर एकाक्ष सुभद्रा जी के गोद में सर रखे बैठा हुआ था। वही सुभद्रा जी एकाक्ष के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेर रही थी। वो समझ रही थी उनके बेटे के मन में अभी काफी कुछ चल रहा है। एकाक्ष बोला, अंडस को पता है मासा, कल हम एक पल के लिए डर ही गए थे। एक पल के लिए हमें लगा जैसे हमसे हमारी कोई बहुत कीमत चीज दूर जा रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। सुभद्रा जी शांत आवाज में कहीं खोए हुए बोली, अंडस को हम समझ सकते हैं एकाक्ष आपकी भावनाओं को। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जो हमें झंझोर कर रख देते हैं और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। एकाक्ष अपने हाथ सुभद्रा जी के हथेली पर कसते हुए गहरे आवाज में बोला, अंडस को बस कुछ वक्त और मासा, उसके बाद आप फिर से अपने घर में अपने अपनों के बिच होंगी। सुभद्रा जी एकाक्ष की आंखों में देख बोली, अंडस को हमें आप पर पूरा विश्वास है। एकाक्ष, अपने मासा से किया गया अपना वचन आप हर हाल में पूरा करेंगे। बरसों से किया गया इंतजार कुछ पल और सही। अब आगे। भौमी अपने कमरे में बैठी कंप्यूटर में कुछ कर रही थी। अचानक उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। भौमी गहरी आवाज में, अंडस को ओ तो ये हमला मिस्टर पीयूष ने करवाया था, मगर क्यों? सिर्फ बिजनेस रायवल के चलते उसने ये हमला करवाया था या बात कुछ और ही है? जहां तक मैं जानती हूँ बस कुछ प्रोजेक्ट जाने की वजह से वो राजस्थान के हुकुमसा पर हमला कराया। बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है। हम देखना पड़ेगा भौमी, कहीं कोई घर का भेदी लंका ना ढहा दे। अचानक भौमी का फोन बजा। भौमी ने देखा तो कुमुदा उसे कॉल कर रही थी। भौमी ने जैसे ही फोन कान पर लगाया उसने एक झटके से उसे कान से दूर कर दिया। दरअसल दूसरे तरफ से कुमुदा की चिल्ला चिल्ला कर रोने की आवाज आ रही थी। कुछ देर तक जब कुमुदा चुप नहीं हुई तो भौमी अपनी कड़क आवाज में बोली, अंडस को अगर तूने मुझे अपना भोपू सुनाने के लिए कॉल किया है तो मैं कॉल रख रही हूँ। इतनी रात को मुझे तेरा भोपू सुनने का कोई शौक नहीं है। भूमि की धमकी सुन कुमुद एकदम से चुप हो गई। वो जल्दी से बोली, अंडस को अरे रुक, कॉल मत कट कर। कुमुदा रुवासी होकर बोली, अंडस को भौमी तू कितनी खराब है। यह तेरी दोस्त रो रही है और तू चुप कराने की जगह मुझे धमकी दे रही है। भौमी अपने सर पर हाथ मलते हुए बोली, अंडस को कुमुद अभी मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। अगर तुझे कुछ बताना है तो बता, वरना गुड नाइट। कुमुदा जल्दी से बोली, अंडस को अच्छा सुन, आज क्लास में मेरी उस पास फारस से लड़ाई हो गई और तुझे पता है टीचर ने मुझे पूरे एक हफ्ते तक उस बदबूदार लकड़बग्घे के साथ लाइब्रेरी साफ करने की पनिशमेंट दी है। इतना बोल कुमुदा फिर से तेज तेज रोने लगी। कुमुदा बोली, अंडस को भौमी उस पास के बच्चे ने मुझे तेरी इनोसेंट फ्रेंड को बंदरिया बोला। भौमी तुझे मेरा बदला उससे लेना ही होगा। भौमी बोली, अंडस को पहले तू गला फरना बंद कर, मेरे कान दर्द हो गए हैं। और ये बता तू उससे लड़ने क्यों गई? कितनी बार समझाया है ना उससे मत उलझा कर। भौमी की डांट सुन कुमुदा चुप हो गई। वो बोली, अंडस को भौमी मैं नहीं, वो लड़ रहा था मेरे से, वरना मैं थोड़ी ना किसी से लड़ती हूँ। भौमी अपना सरना में हिला देती है। भौमी बोलती है, अंडस को अच्छा सुन, मैं अब से कॉलेज रेगुलर कंटिन्यू नहीं करूंगी। कुमुदा तेज आवाज में बोली, अंडस को क्या तू कॉलेज छोड़ रही है? मगर क्यों? भौमी, अंडस को मैं कॉलेज नहीं छोड़ रही हूँ, बस रेगुलर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि अब से मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करूंगी। भौमी की बात सुन कुमुदा तो जैसे बेहोश ही होने वाली थी। कुमुदा जल्दी से बोली, अंडस को मगर क्यों? तू जॉब क्यों करना चाहती है? तुझे पता है ना तू मेरी एक लौटी दोस्त है और अब तू मुझे छोड़कर जा रही है। ये बोलते वक्त कुमुदा की आवाज रुआसी हो गई थी, जैसे किसी भी पल रो दे। भौमी कुमुदा को समझाते हुए आराम से बोली, अंडस को देख, जॉब मैं अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ और मैं थोड़ी ना कॉलेज छोड़ रही हूँ। हम मिलते रहेंगे ना हमेशा। मगर कुमुदा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। भौमी के जाने की बात सोच वो रोने लगी। अचानक कुमुदा के दिमाग में एक ख्याल आया। वो झट से बोली, अंडस को अच्छा अगर मैं भी तेरे साथ तेरे ऑफिस में जॉब करूँ तब तो तू मुझसे अलग नहीं होगी ना? कुमुदा की बात सुन भौमी हैरानी से बोली, अंडस को कुमुदा तेरे पापा खुद इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तेरी खुद की इतनी बड़ी कंपनी है, तुझे दूसरे ऑफिस में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कुमुदा बोली, अंडस को तो क्या हुआ, मेरे पापा की कंपनी है तो अगर मैं किसी दूसरे कंपनी में काम करूंगी तो मेरे पापा को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं भी तेरे साथ तेरे कंपनी में काम करूंगी और इससे मैं अपने पनिशमेंट से भी बच जाऊंगी। इतना बोल उसने भौमी के कुछ कहने से पहले ही कॉल कट कर दिया। वही भौमी ने अपने सर पर हाथ मार लिया। एकाक्ष जो कब से सोफे पर बैठ अपना काम कर रहा था, वो अपनी लैपटॉप बंद कर उसे साइड में रख भौमी के पास लेट उसे देखते हुए बोला, अंडस को क्या हुआ रानी सा?
भौमी अपनी फोन साइड में रख बोली अंडरस्को मेरी फ्रेंड भी अब मेरे साथ जॉब करना चाहती है। एकाक्ष बोला अंडरस्को इसमें दिक्कत क्या है रानीसा, ये तो अच्छी बात है अगर वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। भौमी लेटते हुए बोली अंडरस्को इसमें दिक्कत कुछ नहीं है राजा सा, बस उनके पापा का खुद का बिजनेस है, फिर भी वो उन्हें छोड़ मेरे साथ काम करना चाहती क्योंकि वो मुझसे दूर नहीं होना चाहती। एकाक्ष भौमी की कमर पर अपनी बाह लपेटते हुए बोला अंडरस्को हम अब इसके बारे में कल देखेंगे रानीसा, अभी सो जाइए। भौमी ने भी एकाक्ष के सीने से लगांखें बंद कर लिया। जाने क्या एहसास थे दोनों के दरमियान, जिसे जानकर भी दोनों अनजान बने हुए थे। सुकून दोनों को एक दूसरे के बाहों में मिलता था, मगर इस सुकून को नाम दोनों में से कोई नहीं देना चाहता था। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी महेंद्र जी एकाक्ष से बोले अंडरस्को एकाक्ष धेनु गांव में कई दिनों से पानी की समस्या सामने आ रही है, लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं है। उस गांव के सरपंच ने कई बार वहां के विधायक को इस समस्या के कारण पत्र भी लिखे हैं, मगर उन्होंने इस समस्या पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। अब कुछ दिनों में मानसून शुरू हो जाएगा, गांव वाले इससे पहले गांव में एक तालाब खुदवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस समस्या को देखें। एकाक्ष ब्रेकफास्ट करते हुए बोला अंडरस्को जी दादो सा आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। तभी सुचित जी महेंद्र जी से बोले अंडरस्को ताओ सा आप साहिल को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं देते, साहिल भी काफी समझदार और मेहनती है, बल्कि पिछले कुछ वक्त से ये इन्हीं सब मामलों में लोगों की मदद करने में लगा हुआ है। साहिल इस जिम्मेदारी को काफी अच्छे से संभाल सकता है। सुचित जी की बात पर महेश जी बोले अंडरस्को पहले आपके नवाबजादे अपने आप को तो संभाल ले, बाद में जिम्मेदारियों की बात करेंगे। और ये किनकी मदद कर रहे हैं ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। महेश जी की बात पर सुचित जी, जया जी और साहिल को बहुत गुस्सा आया, मगर वो कुछ न बोल सके। सुचित जी ने साहिल को गुस्से से देखा। सब खाना ही खा रहे थे कि अचानक भौमी की नज़र सारिका की कलाई पर गई, जहां उसे कुछ निशान से दिखे। सारिका हमेशा पूरा ढका हुआ ब्लाउज पहनती थी, जिसमें उसके हथेली और गर्दन के ऊपर के हिस्सों के अलावा कुछ नहीं दिखता था। उस निशान को देख भौमी ने चौंक कर सारिका को देखा। एक ही नज़र में भौमी पहचान गई थी ये निशान किस चीज के है। भौमी मन में बोली अंडरस्को ये तो जलने के ताजे निशान है, मगर ये भाभीसा के बाजू पर कैसे? जहां तक मुझे याद है भाभीसा को तो ऐसी कोई चोट नहीं लगी थी, फिर ये ताजे निशान। भौमी सोचते हुए अपनी गहरी नजरों से सारिका को देख रही थी, जो हमेशा चुप चुप रहती थी। चैप्टर 49। महेश जी की बात पर सुचित जी, जया जी और साहिल को बहुत गुस्सा आया, मगर वो कुछ न बोल सके। सुचित जी ने साहिल को गुस्से से देखा। सब खाना ही खा रहे थे कि अचानक भौमी की नज़र सारिका की कलाई पर गई, जहां उसे कुछ निशान से दिखे। सारिका हमेशा पूरा ढका हुआ ब्लाउज पहनती थी, जिसमें उसके हथेली और गर्दन के ऊपर के हिस्सों के अलावा कुछ नहीं दिखता था। उस निशान को देख भौमी ने चौंक कर सारिका को देखा। एक ही नज़र में भौमी पहचान गई थी ये निशान किस चीज के है। भौमी मन में बोली अंडरस्को ये तो जलने के ताजे निशान है, मगर ये भाभीसा के बाजू पर कैसे? जहां तक मुझे याद है भाभीसा को तो ऐसी कोई चोट नहीं लगी थी, फिर ये ताजे निशान। भौमी सोचते हुए अपनी गहरी नजरों से सारिका को देख रही थी, जो हमेशा चुप चुप रहती थी। अब आगे स्कॉर्पियो गैंग के अड्डे में स्कॉर्पियो गैंग के लीडर ने गुस्से में अपने सामने रखा शोपीस चकनाचूर कर दिया। उसके साइड में खड़ा उसका साथी उसके कंधे पर हाथ रख उसे शांत करते हुए बोला अंडरस्को शांत हो जा कमल। कमल उसका हाथ झटक गुस्से से चिल्लाते हुए बोला अंडरस्को कैसे शांत हो जाओ? आक्रोश उस किंग ने इन कुछ सालों में हमारे कितने सारे धंधों को भारी नुकसान पहुंचाया है, अंडरवुड पर अपना कब्जा कर रखा है, यहाँ तक कि कोई भी दूसरी गैंग उससे उलझना नहीं चाहती। आक्रोश उसे शांत करते हुए बोला अंडरस्को इस समय इस अंडरवुड पर उसका सिक्का चल रहा है, हम चाह कर भी अभी कुछ नहीं कर सकते। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा, जब बाजी भी हमारे हाथ में हो और खेल भी, तब तक तुझे शांत रहना होगा। ये है स्कॉर्पियो गैंग के लीडर कमल सक्सेना और आक्रोश रंधावा। ये सालों से अंडरवुड पर राज करते आए थे, मगर जब से किंग आया है तब से पूरे अंडरवुड पर सिर्फ और सिर्फ किंग का राज है। स्कॉर्पियो गैंग अपनी दरिंदगी के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड में फेमस है। रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स एसेम्बलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज और ना जाने क्या क्या ये लोग करते हैं। सालों पहले कमल और आक्रोश ने इस गैंग के लीडर को हटाकर इस गद्दी पर बैठे थे। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि उनका असिस्टेंट आकर बोला अंडरस्को सर मीटिंग का वक्त हो चुका है। आक्रोश अपना सर हिलाकर कमल की से बोला अंडरस्को किंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुझे मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए। कमल अपना सर हिलाते हुए आक्रोश के साथ चला गया। दोनों ही एक रूम में एंटर करते हैं।
सोफे पर दो लोग बैठे हुए थे। कमल आक्रोश को देख दोनों ही खड़े होकर उनसे हाथ मिलते हैं। कमल उनसे हाथ मिलाते हुए अंडरस्को, और कैसे हो भवानी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही राजनीति में? भवानी नायक अंडरस्को, अरे सर आपके होते हमें कोई दिक्कत हो सकती है क्या? आखिर आपके ही तो वजह से मैं इस पोस्ट पर पहुंचा हूँ। आक्रोश भी भवानी नायक से हाथ मिलाता है। कमल कल्याण नायक की तरफ इशारा करते हुए अंडरस्को, क्या बात है भवानी, इस बार तो तेरा बेटा भी तेरे साथ है, लगाता है अब अपने बेटे को भी अपने साथ धंधे में उतरेगा। भवानी नायक बोला अंडरस्को, अब क्या करे, मेरे बाद तो इसे हो सब संभालना है, इसलिए अभी से सारी जिम्मेदारियों को संभालने का वक्त आ गया है। आक्रोश अंडरस्को, सही बोल रहे हो, जब जिम्मेदारियां निभाएगा तभी सीखेगा। कमल और आक्रोश सोफे पर बैठ गए, वही उनके सामने भवानी और उसका बेटा। भावनी नायक कमल की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोला अंडरस्को, इस बार का माल काफी अच्छा है, ज्यादातर लड़कियों की उम्र 15 या उससे कम की है, बस एक ही समस्या है। कमल फाइल पढ़ते हुए भवानी को आगे बोलने का इशारा किया। भवानी बोला अंडरस्को, इस बार एक नया पुलिस वाला आया है जो हमारे काम में काफी टांग अड़ा रहा है। हमने पैसे देने की भी काफी कोशिश की पर साला ईमानदारी की मूर्त बनना चाहता है। आक्रोश बोला अंडरस्को, फिर क्या दिक्कत है, उसका भी वही हाल करो जो बाकी के लोगों का किया है। इस बार कल्याण बोला अंडरस्को, प्रॉब्लम ये है कि इस बार के अफसर के ताल्लुक राजस्थान के हुक्म सा है, अगर हमने जरा सी भी चूक की तो इसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। कल्याण की बात पर कमल और आक्रोश हंसने लगे। कमल बोला अंडरस्को, तुम भूल रहे हो हम कौन है, तू हमारा आदमी होकर उस 2 टके के हुक्मसा से डर रहा है। तू शायद भूल गया है अब देश में कोई राजा का राज नहीं चलता बल्कि तुम जैसे मंत्रियों का राज है। भवानी बोला अंडरस्को, आप लोग नहीं जानते इस हुक्मसा को, राजस्थान से भले ही राजा का शासन खत्म हो चुका है मगर राजावत परिवार अभी भी वहाँ राज करता है। हम अपना धंधा चला पा रहे हैं तो केवल इस वजह से क्योंकि अभी तक उस हुक्मसा को इसके बारे में पता नहीं चल पाया है, वरना कब के वो हमें भरे बाजार में सूली में टांग देता। इस बार आक्रोश गुस्से से बोला अंडरस्को, बस बहुत हो गया तुम लोगों की ये हुक्मसा पुराण। मैंने तुझे MLA इसलिए नहीं बनाया है ताकि तू हमारे सामने अपने हुक्मसा की गुणगान कर सके, हमें सिर्फ नतीजा चाहिए, चाहे उसके लिए तुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा ले, अगर हम तुझे अर्श पर चढ़ा सकते हैं तो वापस तुझे अर्श से फर्श पर भी पटक सकते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो हमारा काम कर, यही तेरे लिए अच्छा होगा। इतना बोल वो और कमल बाहर निकल गए। वही उनकी धमकी सुन कल्याण का गुस्सा उसके सर चढ़ गया था। अगर भवानी उसका हाथ नहीं पकड़ता तो आज पक्का उसके हाथों उस आक्रोश का खून हो जाता। कल्याण गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा गिलास जमीन पर पटक कर बोलता है अंडरस्को, साला खुद को समझता क्या है, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकी देने की। एक तो सारा काम हम करे, लड़कियों का इंतजाम कर, उन्हें देश से बाहर भी हमारी मदद से निकलता, और ये साला हमें धमकी दे रहा है। भवानी कल्याण का हाथ पकड़ गुस्से से बोला अंडरस्को, चुप कर तू, अगर गलती से भी तेरी आवाज उन लोगों ने सुन ली तो पता भी है क्या हो सकता है, वो मुझे और तुझे काटकर मगरमच्छों को खिला देंगे। कल्याण उन्हें गुस्से से देखता है। भवानी उसे शांत करते हुए बोला अंडरस्को, कभी कभार गुस्से से नहीं होश से काम लेना चाहिए, वरना कब वो गुस्सा हम पर ही उल्टा पड़ जाए हमें पता भी नहीं चलता, इसलिए अभी शांत होने में ही भलाई है। कल्याण ने कुछ नहीं कहा। आक्रोश रंधावा के बातों से वो अभी भी गुस्से में था, पर जैसा उसके पिता के कहा अभी गुस्से से नहीं होश से काम लेने की जरूरत है, मगर उसने ठान लिया था कि आक्रोश से आज की हुई उसकी बचती का बदला तो वो लेके रहेगा। राजावत कॉरपोरेशन। आज भूमि का राजावत कॉरपोरेशन में पहला दिन था, उसके साथ कुमुद भी थी। कुमुद चारों तरफ देखते हुए अंडरस्को, वाह यार कितना खूबसूरत ऑफिस है, मेरे पापा का भी ऑफिस काफी बड़ा है लेकिन इसकी तो बात ही कुछ अलग है। भूमि कुमुदा को देख मुस्कुरा देती है। तभी द्रविक वहां आता है। द्रविक बड़े रेस्पेक्ट से बोलता है अंडरस्को, मैम अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकती है। भूमि बोलती है अंडरस्को, द्रविक मैंने आपसे कितनी बार बोला है ऑफिस में मुझे मैम मत बुलाएगा, वरना सबको शक हो सकता है मुझ पर। द्रविक ने हिचकिचाते हुए हाँ में से हिला दिया। द्रविक एक लड़की को कुमुदा को उसका फ्लोर दिखाने को बोल पर्सनली भूमि को एकाक्ष के ऑफिस की तरफ ले जाता है। दरअसल भूमि एकाक्ष की पर्सनल असिस्टेंट थी, वही कुमुदा को सिद्ध की पर्सनल असिस्टेंट की जॉब मिली थी। आज के लिए बस इतना ही। फोल्डेड हैंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।